तो भाई आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के बारे में, राइट। तो यूपीएससी हर साल एग्जाम लेता है, ठीक है। और ये एग्जाम चलता है 1 साल करीब। मतलब कि आज तेरा का नोटिफिकेशन आया तो 2-3 महीने बाद तेरा एक प्रीलिम्स निकले होगा, उसके फिर 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद मेंस होगा, फिर 2-3 महीने बाद फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद तेरा रिजल्ट आएगा। तो 1 साल का पूरा ऑल एंड ओवर प्रोसेस है। यहाँ पे तेरे को ये 2023 का मैं बताता हूँ। 2022 का भी क्या होगा, 5 जून को एग्जाम हो गया है, ठीक है। मेंस का प्रीलिम्स का हुआ था 5 जून को, मेंस का हुआ था 16-17 सितंबर को। अभी उसका एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा ना वो अभी हाल ही में आने वाला है, ठीक है। अभी 2022 का शायद आ भी चुका है, ऐसा है क्या? आ गया ना। 2022 का हाँ, कुछ ही दिन पहले आया था ना, हम लोग उसको ट्रैक किया था क्या? नहीं किया था ना। रुक, ये वेबसाइट में जाके तू चेक कर सकता है। फ्री जॉब अलर्ट में करके एक वेबसाइट है, मेरा पसंद का वेबसाइट है। इसमें जाके तू यूपीएससी ट्राई कर, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स, और यहाँ पे जा यूपीएससी में। यूपीएससी कहाँ गया भाई? 2-3 दिन यूपीएससी पर ही बात करेंगे। हाँ यार, करते हैं ना। इसी पर ये देख यूपीएससी का, ये देख यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। और अभी यूपीएससी ने कुछ नया नोटिफिकेशन निकाला है। अच्छा। वो एग्रीकल्चर और सीनियर साइंटिस्ट चाहिए उसको। अच्छा। 43 पोस्ट है सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट। अच्छा। स्पेशल ग्रेड 3 और 4 पीजी और डिग्री करना होगा, डिग्री चाहिए इसके लिए, ओके। एंड अभी एसएससी का भी, एसएससी जीडी कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो चाहे तो उसको भर सकता है। ये सब गवर्नमेंट लेवल का एग्ज़ाम बता रहा हूँ मैं तेरे को। ये सारा ऑल इंडिया गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है। एक तो यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, और अगर अदर से तेरे को चाहिए ना, बीटेक वगैरह इंजीनियर्स के लिए हैं, तो उसको ट्राई कर सकता है, ठीक है। मैं बोलूँगा कि पैसा ज़्यादा नष्ट मत कर। जो एग्ज़ाम तेरे को क्रैक करना है बस उसी के ऊपर पढ़ और उसको क्रैक कर। ज़्यादा फॉर्म भरने का नहीं। क्या कहा मैं? ज़्यादा फॉर्म भरने का नहीं। एट द एंड पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे किसने फॉर्म भरा था, किसमें एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो एक गोल कर, एक टारगेट रख और उसको आराम से क्लियर कर। अच्छा चल, ये हो गया तेरा गवर्नमेंट का ये वाला हिस्सा। अब दूसरा तेरे को क्या चाहिए, मैं बता रहा था कि एग्ज़ाम कब है, 2023 का। देख 2023 का एग्ज़ाम तो हम लोग ये वेबसाइट से जाके देख लेते हैं। यूपीएससी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, लेकिन अप्रॉक्स माना जा रहा है कि 2023 के फरवरी मंथ में आएगा नोटिफिकेशन। किसका? रजिस्ट्रेशन का। और उसके बाद प्रीलिम्स का कब आएगा, ये देखना, दिखा रहा है ना तेरा रजिस्ट्रेशन का कब आ रहा है। 1 से 21 फरवरी तक का तेरा रजिस्ट्रेशन होगा। प्रीलिम्स बता रहा है 28 मई को होगा, और एग्ज़ाम जो होगा 15 सितंबर को होगा मेंस का। उसके बाद फिर जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसको मेंस के लिए बुलाएंगे, है कि नहीं? उसको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाएंगे। अब चल मैं इसका कुछ डिटेल्स में और देख लेता हूँ। अभी तेरे को इसको सिलेबस और रिजल्ट तो पता ही है ना। एक आईएएस एग्ज़ाम 2023, ये बाईजूस वाले क्या लिख रहे हैं, चल देख लेते हैं। ये कह रहा है, बाईजूस वाले क्या कह रहे हैं, देख। एक आईएएस एग्ज़ाम का कैलेंडर निकला है, तो उसको देखेगा तो पता चल जाएगा। कैलेंडर में ना सारा मेंशन रहता है। देख मैं डाउनलोड कर रहा हूँ अभी, उसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ तेरे को। फ्री डाउनलोड पीडीएफ। वो यूपीएससी हर साल ना अपना कैलेंडर रिलीज़ करता है, ठीक है। हाँ, तो ये देख यहाँ पे यूपीएससी कैलेंडर 2023 में क्या नोटिफिकेशन निकाला है। उसने नोटिफिकेशन निकाला है 1 फरवरी 2023 को, और 21 फरवरी को वो लोग कह रहे हैं कि लास्ट डेट होगा यूपीएससी का फॉर्म भरने का, फरवरी का। अभी तक अभी क्या, कौन सा महीना चल रहा है? अभी आज का कितना तारीख है? कल से दिसंबर। आज कितना तारीख चल रहा है भाई? 30। आज 30/11 चल रहा है, 2022 चल रहा है। 2023 में तेरे को अगर एग्ज़ाम देना है तो उसका 2023 का सेकेंड मतलब फरवरी, ठीक है ना। 1 फरवरी से तू स्टार्ट कर दे। अच्छा। उनका वेबसाइट में जाके फॉर्म फिलअप कर दे। फॉर्म का पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा, 100 रुपये लगेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो पहले मैं बता देता हूँ। तो फॉर्म तो भरना जाएगा, लेकिन तेरे को एलिजिबिलिटी फुलफिल करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी, पहला एलिजिबिलिटी है तेरे को 18 साल से ऊपर होना है। 18 साल से ऊपर, हाँ, भारत का नागरिक हो। देख यहाँ पे दिखा रहा है, नहीं आईएएस एग्जाम का लिमिट देख, 21 से 32 साल होना है। 21 से 32 साल, 18 नहीं। और तेरा एज रिलैक्सेशन जो होगा वो तो अगर तेरा पास कोई अगर सर्टिफिकेट है SC ST या OBC का, उस हिसाब से रिलैक्सेशन होता है। और उसके बाद तेरा ग्रेजुएशन भी होना मांगता है। हाँ, देख एज मैक्सिमम है 21। जैसे मैं प्लान कर रहा था, जब मैं कॉलेज में था, मैं प्लान कर रहा था 2000, मेरा जन्म बर्थ है 1998 में। तेरा कितना है? मेरा 2003। 2003 में। अभी तेरे लिए अभी जो स्टार्टिंग है अभी 2000, अभी ये 22 चल रहा है। मतलब तेरा जस्ट 21 साल हुआ है अभी, राइट।
हाँ, तो तू अभी एलिजिबल हो गया है, तू अभी एग्जाम में जाके बैठ सकता है। हाँ। अभी मेरा कितना 1998 में मेरा जन्म हुआ था, अभी ये 2022 चल रहा है। हाँ। ठीक है, 22 कंप्लीट हो गया है, तो मेरा कितना साल हो गया? 24। 24 साल। मेरा 24 साल हो गया, अभी मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। हाँ। अभी मैं कितना अटेम्प्ट कर सकता हूँ ये भी बताऊंगा तेरे को आगे जाके। अगर तुम्हारा एज अगर 21 साल से ऊपर है तो तुम अभी अटेम्प्ट कर सकता है। तो चलो हम लोग आज सोच रहे हैं कि नेक्स्ट साल हम भरेंगे। मेरा भी अपना इच्छा है कि नेक्स्ट टाइम वी विल फिल अप दिस फॉर्म। पहली बार यूपीएससी का फिलअप फॉर्म भरेंगे। अच्छा, कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं ये देख लो। यूपीएससी का जो एज रिलैक्सेशन है वो SC ST OBC का क्या है। जनरल अगर तू अगर मान ले जनरल कैटेगरी में आता है तो तेरा अगर उम्र अभी 32 साल हुआ है, मतलब कि तू अगर 1990 में पैदा हुआ था तो तू इस साल लास्ट फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये इतना समझ लिया? समझ गया। वाह। अब देख, लेकिन अगर तूने 6 अटेम्प्ट में बैठ लिया तो अब तेरा नहीं हो सकता। अगर मान ले तू अभी से शुरू करेगा 2022 में अगर तू अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, तेरा 21 साल का उम्र है, तू हर एक साल अगर अटेम्प्ट करेगा तो तेरे को 2028 तक तू दे सकता है एग्ज़ाम हर साल। ओके। अगर क्लियर हो गया तो बढ़िया, नहीं तो उसके बाद नहीं दे सकता तू। मतलब कि तू चाहे तो 32 साल तक एग्ज़ाम दे या चाहे तो 28 साल तक 6 अटेम्प्ट दे दे। तू देख ले, अभी तेरे पास 32 साल मतलब कि और 4 साल होता। हाँ, ये अटेम्प्ट फाइनल अटेम्प्ट है, इससे पहले और बाद और नहीं दे सकता। तू 6 अटेम्प्ट दे सकता है। अगर तेरा अगर OBC है तो 9 अटेम्प्ट दे सकता है। मेरा OBC है भाई, लेकिन वो सिरामिक लेयर का एक देखना पड़ेगा कि OBC A है या OBC B है। ठीक है, OBC A को वो जनरल कास्ट की तरह कैटेगरी में दिया जाता है। OBC B जो होता है बैकवर्ड क्लास होता है, जो नॉन सिरामिक लेयर होता है, उसको मिलता है रिजर्वेशन। ये भी एक बार चेक कर लियो, स्टेट का OBC है या क्या है, SC ST क्या है तेरा। अगर तू डिसेबल है तो 9 अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन अगर तू SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है ना तो तेरा 37 साल तक तू हर साल दे सकता है। ठीक है, मैं तो जनरल या OBC में मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं मिनिमम 9 ही अटेम्प्ट दे सकूँगा, तो मेरा 32-35 साल तक चल सकता है। चल अच्छा है। फॉर डिटेल्स ऑन द फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी। अच्छा जो चल, अभी तो हम लोग हैंडीकैप नहीं है तो वो सब नहीं बात करते हैं, लेकिन अगर हैंडीकैप्ड हैं तो उसके लिए स्पेशल केसेस थोड़ा हैं कि वो लिख सकता है कि नहीं, उसके लिए कोई राइटर चाहिए कि नहीं। IAS के एलिजिबिलिटी एजुकेशन में क्या होना चाहिए तेरे को। तूने अभी ग्रेजुएशन किया है ना, तूने अपना ग्रेजुएशन शायद 3 ईयर किया, मतलब कि +2 करने के बाद तूने और 3 साल का कोई ग्रेजुएशन कोर्स किया है। तो डिग्री कोर्स किया 4 साल का, या ग्रेजुएशन किया 3 साल का, या 5 साल का MBA डॉक्टरी किया। ठीक है, अभी तू वो एलिजिबल है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद तू एलिजिबल है। ओके। और क्या चाहिए तेरे को, अभी क्या बताऊँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी। तेरे को इंडियन होना है, ठीक है ना। अभी तू मान ले अमेरिका से आके इंडिया में तो सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता। ठीक है, और सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान होना है। भूटान, इंडिया, नेपाल का भी लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बनते हैं भाई। समरी ऑफ UPSC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चल, क्राइटेरिया को समराइज़ किया है बाईजूस वालों ने। नेशनैलिटी ऑफ IAS एग्ज़ाम इंडियन होना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन IAS का क्या होना है, डिग्री या ग्रेजुएशन होना है कोई भी यूनिवर्सिटी से। और एज लिमिट मिनिमम 21 होना है और मैक्सिमम 32 होना है जनरल कैटेगरी के लिए। और उसके बाद क्या आता है, अब ये सारे तो हो गए। पैसा कितना लगेगा ये जानना है कि नहीं। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स वो भी बता दिया। हाउ मेनी रिजर्वेशन, एक सर्विसमैन, वो सब हमारा पल्ले नहीं पड़ता है। देयर इज द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर गेट IAS एग्जाम। नो, एक मिथ ये भी है, लोग कहते हैं कि 50% होना तब जाके IAS बनना। नहीं भाई, तेरे पास कोई डिग्री का कितना मार्क्स मिला वो सब नहीं पूछेगा, क्योंकि IAS वाले वो लोग जिसको IAS बनाएंगे ना, उसको वो लोग खुद मार्क्स देंगे। क्या देंगे, वो लोग बोलेगा तेरे को अगर 1050 मिल गया तो IAS बन गया। कितना, 2000 का एग्ज़ाम होता है, 2025 एग्जैक्ट बोले तो। चल बहुत बढ़िया। सो व्हाट इज़ द सैलरी। सैलरी तू मत सोच भाई, सैलरी से ज़्यादा पावर मिलता है। यहाँ सैलरी कितना मिल रहा है, शुरू से ही तेरे को 56,000, मतलब 50,000 को तेरे को मिलना ही है मंथली। ऊपर से रहना खाना, मतलब कुछ भी सब तो फ्री है भाई। 50,000 तू डोनेट कर सकता है हर महीना, ये सब मतलब अगर खर्च भी नहीं करेगा तो बाकी तेरा इनकम तो हो ही जाता है। सो व्हाट इज़ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ एन IAS ऑफिसर। तू सिविल सर्वेंट पोस्ट में हाईएस्ट क्या बन सकता है, चीफ सेक्रेटरी बन सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकता है, जो मतलब गवर्नमेंट का एकदम
सलाह देने वाला, सलाहकार, गवर्नमेंट का सलाहकार बन सकता है. सो इज देयर एनी लेटरल एंट्री फॉर इन आईएएस? देयर इज अ lateral requirement scheme in civil servants 2018. The RTI revealed that the government tried to bring 10 joint secretary through lateral recruitment. Lateral entry refers to the inductions of private sector specialists in government department. Source India Today. ओके वो बाद में बताएंगे क्या कि lateral entry होना है कि नहीं. lateral entry समझता है तू? लेटरली मतलब बाद में एंट्री करना होता है. हाँ हाँ, जैसे तू कहीं पे पढ़ के आया है, फिर तू गवर्नमेंट में आना चाहता है, तो एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दिया था, कुछ तो होगा ना, उसका ये बता रहा है. कैन अ 30-year-old टेक अ यूपीएससी एग्जाम? एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीएससी सिविल सर्वेंट एज लिमिट इज़ वेरी 21 to 32, मतलब तू दे सकता है. व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ ओबीसी इन यूपीएससी एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन? ओबीसी का 32 एज है, एज रिलैक्सेशन 3 साल का है, और ओबीसी का मैक्सिमम है 35 का यूपीएससी. अच्छा चल. कैन अ कैंडिडेट हु हैज़ द एंथुजियास्ट हिज और हर नंबर ऑफ अटेम्प्ट बट इज एलिजिबल बेस्ड ऑन द यूपीएससी आईएएस एग्जाम एज लिमिट अप्लाई फॉर द सिविल सर्वेंट? नो. ये जो एज लिमिट बता दिया गया है, जो नंबर ऑफ एज बता दिया गया है, जो अटेम्प्ट बता दिया गया है, वो अगर एक भी डिफॉल्ट होता है तो भोसडी वाले तुम नहीं हो सकते. आर देयर एनी एग्री एज रिलैक्सेशंस इन यूपीएससी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स? नो एज रिलैक्सेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट. चल ये हो गया, कुछ नोट्स वगैरह ये लोग शेयर किए हैं. हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर? तुमको तो भोसड़ी वाले पढ़ना पड़ेगा ना, तो देखते हैं. सैलरी कितना मिलेगा, यूपीएससी का नोट्स कैसे मिलेगा, यूपीएससी का सिलेबस क्या है, सब ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि यूपीएससी का सिलेबस. हाउ टू बिकम एन आईएएस, चलिए पहले देख लेते हैं. हमने कौन कौन आईएएस बन सकता है ये तो बता दिया ना. अब व्हाट इज़ आईएएस पहले तो ये बता देते हैं. आईएएस स्टैंड फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. ठीक है, मतलब कि वो अंग्रेज़ों ने चालू किया था. इसके हर देश में, हर राज्य में, हर क्षेत्र में हमको एक लीडर चाहिए, एक कंट्रोल करने वाला चाहिए, जो पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशनशिप बना के रखे पब्लिक सर्वेंट के लिए. ठीक है. अब ये रिलेशनशिप मतलब मैनेजर है. मान ले कि तू एक जिला का मैनेजर, पूरा ओनर बन जाता है तू. वो पॉलिटिशियन भी रहता है. ठीक है, खैर वो सब छोड़, बाप का बाप तो रहता ही है कि नहीं. अच्छा, अब क्या आईएएस तो पता चल गया ना, व्हाट इज़ एन आईएएस. ये यहाँ पे और क्वेश्चन बता रहे हैं. हु इज़ एन आईएएस ऑफिसर? आईएएस ऑफिसर कौन है? द हाईएस्ट प्रेस्टिजियस कैरियर, सबको पता है भाई. अगर तुमको नहीं पता है तो पोगो देखो. क्या देखना है? हाउ टू बिकम एन आईएएस, उसके लिए पढ़ो भाई, एग्जाम क्रैक करो बस. हाउ टू बिकम एन आईएएस, चल इसमें ये लोग बताएं कि पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे. सिलेबस में क्या क्या है, पहले हमको प्रीलिम्स पूछेगा, प्रीलिम्स करके एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा जो पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं. प्रीलिम्स में हमको दो एमसीक्यू पेपर आएगा, एक जनरल स्टडीज़ का, एक सीसेट का. सीसेट का तुम्हारा बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग का रहेगा, और जनरल स्टडीज़ का तो जीके तेरे को पता ही है, तो न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो तेरे को पता है, वो ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. और बाकी जो 9 थियोरी पेपर रहेगा, अरे यार 9 थियोरी पेपर्स में से कोई भी तू दो लेके पढ़ सकता है. ये 2 ऑप्शनल्स ले सकता है. एक तो एसे रहेगा, 2 लैंग्वेज रहेगा. 9 थियोरी पेपर में से क्या क्या रहेगा बताता हूँ. एक तो तेरा एसे हो गया, एसे जो कि 4 तेरे को 2-2 करके 4 एसे लिखना होता है ना साइड वो एग्जाम में. ठीक है, वो एसे एक एसे लिखना होगा. एसे का 2 पेपर आता है ना. अच्छा ठीक है, चल उसमें वो ऐसे ही काउंट करते हैं. उसके अंदर लिखने को बोलेगा कि 4 ऐसे लिखो या 2 ऐसे लिखो, कुछ तो एक ऐसे का पेपर, एक ऐसे का 125 आता है ना. 1 ऐसे में टोटल 250 का ऐसे एग्जाम है. 250. वो नंबर डिवीजन हम लोग देख लेंगे. फिर उसके बाद 2 लैंग्वेज का एग्जाम होगा ना. एक तेरा अपना लैंग्वेज मान ले तो इंग्लिश और हिंदी लेगा. मेरे हिसाब से इंग्लिश और बंगाली लेंगे हम. ठीक है, तो वो 300 का, तो तेरा वो इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक थोड़ा देखना पड़ेगा यार. इंग्लिश और अपना हिंदी. तो उसके बाद तेरा 4 जनरल स्टडीज का पेपर आएगा. ठीक है, इसमें से एसे का और जनरल स्टडीज का काउंट होगा, और तेरा जो लैंग्वेज का पेपर है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा. और जो जनरल 4 स्टडीज जनरल्स पेपर हैं, हर एक का 250 का मार्क्स आएगा. और जो 2 ऑप्शनल्स होगा वो तेरा काउंट होगा 250. तेरा ऑप्शनल्स क्या लेगा, तू मान ले तू ग्रेजुएशन किया है कोई नॉर्मल जनरल से, तो तू मैं बोलूँगा पॉलिटिकल साइंस ले ले. ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो भी आता है
उसमें से नंबर लेके जो चल रहा हुआ हाँ जो अभी वही करंट चल में रहा है, चल जियोग्राफी ले ले, हाँ ठीक है। जो सभी लोग ले रहे हैं हाँ वही मैं लूंगा। तो बस जो सभी लोग ले रहे हैं, नहीं जो तेरे को मन करे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ तो कर ले, उसको ले ले। यस। चल ये हो गया ना। हम्म। उसके बाद जैसे मेरे केस में क्या है कि मैं हूँ बड़ा इंजीनियर, तो मेरे को मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये इंजीनियर का सवाल रहता है कि वो सोचता है कि मैंने 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ा, बहुत कुछ उखाड़ लिया, हाँ अब मैं क्या करूँगा, अपना इंजीनियरिंग का एक स्टडीज पेपर, इस ऑप्शनल में ना इंजीनियरिंग का भी पेपर रहता है। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो मैं अगर चाहूँ तो इलेक्ट्रिकल का ले सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पर भाई मैं बताता हूँ ऐसा नहीं है। बहुत सारे टॉपर भी हैं जो इलेक्ट्रिकल का पेपर लेके भी पास किया है, जो आईआईटी का टॉपर था, ठीक है। हम तो टॉपर वॉपर है नहीं, तो हम क्या करेंगे अभी, हम जो हमको लगता है कि सही है वो लेंगे। जैसे हमको एक जीएस के लिए हम सोच रहे हैं कि जो मतलब ज्यादा नंबर गेन करे, जो जियोग्राफी एक GS ले में लें हेल्प करे। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप आईआर पीबीआईआर ले लेते हैं। हाँ ये दोनों मिला के एग्जाम में हमारा 2 पेपर सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा ये हो गया ना हमारा। इसके बाद क्या करना है, चल ये 9 पेपर हो गया ना तेरा, हाँ 2 लैंग्वेज का, 2 ऑप्शनल का, 4 जनरल का, तो हो गया 8 और 1 एसे का। हाँ उसके बाद अगर तू इसमें से क्वालिफाई कर गया, तू 1050 मार्क्स लेके आ गया, हाँ तो बेटा तुमको बुलाएगा वो लोग इंटरव्यू के लिए। वैसे वो अभी क्वालिफाई करेगा तभी जाके बुलाएगा, मतलब तू प्रीलिम्स क्वालिफाई किया ना, तो मेंस और इंटरव्यू में तेरे को जाना ही है। जाना ही है। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा, मेंस करेगा, फिर इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू में अगर तेरे को 250 में से अगर 125 मिल गया ना, तो तू आईएएस बन गया। आईएएस बन गया, ठीक है, लवासना जाएंगे। लबासना चूर चला जाएगा। हाँ द एग्जामिनेशन प्रोसेस स्टार्ट यूजुअली द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। एग्जाम प्रोसेस स्टार्ट होता है मंथ ऑफ फेब्रुवरी से। अभी क्या है, नवंबर चल रहा है, तो दिसंबर तक खूब प्रैक्टिस कर, खूब एमसीक्यू सॉल्व कर, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर, हर रोज कर, तो तेरा लग जाएगा फरवरी में। एमसीक्यू और प्रीवियस हाँ देख भाई, अभी क्या है, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर तेरे के लिए 1 महीना है, ठीक है। तू नवंबर को छोड़ दे गया, दिसंबर का तू 1 महीना 1 से 30 दिन तू क्या कर, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर, प्रीवियस ईयर जो प्रीलिम्स का है ना वो सॉल्व कर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर, हर रोज कर, ठीक है। और 3 चीज द स्टार्टिंग अबाउट 5 लाख, ओके ये बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग विद अबाउट 5 लाख कैंडिडेट्स इन द फर्स्ट राउंड एंड ओनली अबाउट 700 से 1000 लोग यार आफ्टर द लेफ्ट एट द एंड ऑफ द फाइनल राउंड विच इज द इंटरव्यू। among those only about 100 can actually get the post of the IAS। मतलब 5 लाख लोग एग्जाम देंगे, उसमें से 100 लोगों को लोग आईएएस बनाएंगे। हाँ। इतना आसान नहीं है भाई, लोगों का जिंदगी खराब, टफ है भाई, चूतिया कट जाएगा तेरा अगर तू सोचने लगेगा ये सब। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट का कोई भी सर्विस मिलता है तो बढ़िया है, ले लो। अच्छा, व्हाट इज़ द मेन वर्क ऑफ एन आईएएस ऑफिसर? वो आईएएस ऑफिसर है भाई, वो कुछ भी करे, उसका मेन वर्क कुछ नहीं है। वो ज़्यादातर उसको करेगा, बोलेगा कि डिपेंडिंग ऑन हिज पोस्टिंग, वो बोलेगा डिपार्टमेंट संभालो, ठीक है। पहले तो तुमको ट्रेनिंग देगा, वो तुमको हेड बनाएगा किसी ना किसी जगह का, किसी ना किसी तुमको पावर मिलेगा, कोई ना कोई तुमको किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड कर देगा, कोई इलाका का, कोई ज़िला का, कोई किसी का तो तुमको मुखिया बनाया जाएगा। देयर आर प्रोविजंस टू डिप्यूट आईएएस ऑफिसर टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द शॉर्ट टेन्योर एज वेल। हाँ, तो पीएसयू में भी तो तेरे को बनाता है ना वो लोग, आईएएस ऑफिसर पीएसयू में जाते हैं, गवर्नमेंट का जो सेक्टर्स हैं। लेकिन भाई एक हाँ, बात पब्लिक और है। अंडरटेकिंग, हाँ। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करेंगे? सभी याद कर लेंगे प्री का मेंस का, बट टेस्ट सीरीज देंगे वो हाँ, तो टेस्ट सीरीज का तेरे को पूछना है ना, कहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, हाँ, ऑनलाइन लेना है, टेस्ट ऑफलाइन सीरीज लेना है, एकदम। उसका बात करेंगे यार। पहले आईएएस का पावर सुन ले। ठीक है। आईएएस एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत बढ़िया चुतिया होता है, हाँ। उसको अगर गाली दिया तो तेरा जिंदगी खराब कर देगा वो, ठीक है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बहुत ही पावरफुल पर्सन है, सुपरविजन करना होता है वो उसका लाइफ काम। अलग है फिर। हाँ, वो सुपरविजन करता है, इम्प्लीमेंट पुलिस उसके हाथ में भी रहता है, हाँ, ठीक है, आईएएस ऑफिसर के हाथ में। उसके अंडर आईपीएस भी काम करता है। आईपीएस। हाँ, सो लॉज रिलेटेड टू आईएएस ऑफिसर पावर। सो आईएएस ऑफिसर का जो पावर का लॉज है वो 1973 का सेक्शन 107, 108, 19, 109। ये भाई यार पावर तो पढ़ने दे। सो आईएएस ऑफिसर का ट्रेनिंग कहाँ पे होगा? 6 बजे से 7 बजे तक वहाँ पे मॉर्निंग एक्सरसाइज करेगा। कहाँ पे? लवासना पे, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इनिशियल ट्रेनिंग। आईएएस ऑफिसर लिस्ट, टॉप आईएएस ऑफिसर इन इंडिया। चल इसको भी देख लेते हैं कौन कौन है टॉप आईएएस ऑफिसर इन इंडिया। भाई चलो ओपन हो जाओ। आईएएस ऑफिसर में टॉप जो है नोन एज
Armstrong Palme, known as the Miracle Man, this IS officer from Manipur is famous for single-handedly being responsible for building a road in the Temenggong district of Manipur, where he had been posted as the सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट। भाई बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम किया है। सांथा शिला नायर, ये IAS ऑफिसर हैं 1973 बैच के, और ये क्या कहते हैं, नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटर वो हटा पार एक्सीलेंस, एडमिनिस्ट्रेटर पर एक्सीलेंस। करंट में चल रुकना यार, इसके बारे में पढ़ने में बहुत मजा आता है। अच्छा। शी वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ पोस्ट रिटायरमेंट द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी एट द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस बिफोर द शी क्विट। She had retired in 2010. Various positions she has held include vice chairpersons at the Tamil Nadu State Planning Commissioning Secretary, Steel and Drinking Water Supply Center Secretary in the Tamil Nadu Government, Rural Development, Municipal Administrator and Water Supply. Nair is the credited the saving, अरे यार नायर अरुणा सुंदराराजन, ये हो गया अरुणा सुंदरराजन, IAS ऑफिसर हैं। हरिचंद्र दसारी, दुर्गा शक्ति नागपाल, ये कहाँ के हैं, 2009 के UPSC सिविल सर्वेंट हैं, ये भी बहुत इंप्रेसिव रैंक इन 2010, हैविंग स्टार्टेड द कैरियर इन पंजाब कैडर, ये पंजाब कैडर में है अभी। ये सुमिता सभरावाल, ये मैं इस औरत को जानती हूँ। कृष्णा गोपाल तिवारी, राजनी शकेरी सैबाल, एस संज्ञा, अशोक खेमका, ये मैं इस बंदे को जानता हूँ भाई, ये अशोक खेमका, हाँ बहुत फेमस हुआ था कुछ दिन पहले। ये क्या कहते हैं, IIT से पढ़े हैं भाई, और इसको ना ये ना मतलब पॉलिटिशियन का जान ले लेता है भाई, इतना करप्शन को खिलाफ ये लड़ता है, लेकिन बंदे को हमेशा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, हर जगह से बंदे को ट्रांसफ़र मिल रहा है। डी सुब्बराव, मैं इसको नहीं जानता हूँ अभी, लेकिन मैं खेमका को जानता हूँ। विनोद राय, केरला का कैडर में हैं अभी। बेस्ट IPS अभी नहीं जानना है। वंडर वुमेन इन द सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया, टॉप IFS ऑफिसर नहीं जानना है। टॉपिक वाइज UPSC प्रीलिम क्वेश्चन आंसर। चल आज के लिए इतना भाई, ये पूरा वेबसाइट बहुत ही बढ़िया है, बाईजूस के मैं रिकमेंड करूँगा। वो लोग बहुत मेहनत करके ये सब टॉपिक्स बना रहे हैं, अरे एकदम टू द पॉइंट बना रहे हैं। मतलब मैंने करीब 2 साल पहले रिसर्च किया था, इतना रिसर्च करने के बाद ये तो मेरे हाथ के सामने अभी मिल गया। तो मैं तब तक रिसर्च कर रहा था, तब तो मैं वीडियो देख के सब बात करते तब देखता था, अभी तो ये लोग मेरे को एक वेबसाइट के अंदर पूरा सब मिल रहा है। वैसे थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय। ये भाई